नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं महाजनपद प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 1। इसके हम कुल 100 प्रश्न करेंगे दोस्तों, और इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम इसका भाग 1 50 प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी साथ साथ में इस प्रश्नोत्तरी को हल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने जो प्रश्न हैं सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 1 महाजनपद काल। तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किए गए महाजनपदों की संख्या थी। तो दोस्तों, जो पाली भाषा है उस पाली भाषा के अंदर रचित जो ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। ये जो दोस्तों ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ का जो संबंध है वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से। और दोस्तों ऐसा ही एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो है जैन धर्म से। इन दोनों ही ग्रंथों में दोस्तों महाजनपदों की जो संख्या है वो बताई गई है 16। महाजनपदों की संख्या बताई गई है 16। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों ये रचे गए हैं पाली भाषा में, जबकि जो जैन ग्रंथ है ये रचे गए हैं प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद वर्णित थे। तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय में जो भी महाजनपद हैं उनमें से अधिकांश के बारे में पूछा जा रहा है कि अधिकांश जो महाजनपद हैं वो कहाँ वर्णन मिलता है उनका। तो दोस्तों ये हमारा भारत है। दक्षिण भारत में एकमात्र, अगर हम महाजनपद को छोड़ दें, अशमक, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था। इसके अलावा जितने भी 15 महाजनपद हैं दोस्तों वो सारे के सारे मिलते हैं उत्तरी भारत में, सारे के सारे मिलते हैं उत्तरी भारत में, जिनमें से 2 वर्तमान जो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जिनमें आता है दोस्तों गांधार, और दूसरा आता है दोस्तों इसके अंदर कंबोज। ये 2 दोस्तों भारत से बाहर, बाकी जो 13 के 13 हैं वो इस उत्तरी भारत में भारत की वर्तमान मुख्य भूमि में विद्यमान गंगा घाटी में थे। तो दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो लगभग सभी कहाँ पर हैं, उत्तरी भारत में स्थित थे। और दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा था, अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे, जिसकी राजधानी थी दोस्तों पोतन, पोतन या दोस्तों पोतनी, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय एवं विकास हुआ था। तो दोस्तों महाजनपदों का उदय एवं विकास जो है वो, अगर हम ऑप्शनों के हिसाब से देखें तो कोई भी सही नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है इसमें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर होगा दोस्तों इसका। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कह लें हम दोस्तों, इसे हम बौद्ध काल कह लें दोस्तों, इसे हम कह लें दोस्तों महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ था। तो पांचाल महाजनपद जो है दोस्तों वो वर्तमान में उत्तराखंड नेपाल के भाग का क्षेत्र है। जो उत्तराखंड और नेपाल के पास के क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है पांचाल। महाभारत काल में यहाँ की प्रसिद्ध महिला हुई है द्रौपदी, जिसे पांचाली कहा जाता है, पांचाली। तो वो इसी पांचाल की थी। पांचाल महाजनपद की जो उत्तरी राजधानी है दोस्तों वो थी अहिछत्र, और दोस्तों जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी काम्पिल्य, काम्पिल्य। यह 5 जनों या 5 जातियों से मिलकर बना था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, पांचाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। तो दोस्तों गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहां राष्ट्र प्रमुख या प्रमुख व्यक्ति का चुनाव जनता करती हो। तो दोस्तों
जो भारत है वो एक लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो कहाँ पर ऐसे प्राचीन काल में जो गणतंत्र का हमें उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों मल्ल और वज्जी, मल्ल और वज्जी दोनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी। दोस्तों दो ऐसे महाजनपद और थे जो पहले तो राजतंत्रात्मक थे परंतु बाद में गणतंत्र बन गए, जिनमें एक तो है दोस्तों कुरु और दूसरा है दोस्तों पांचाल। दूसरा है दोस्तों पांचाल। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा नगरी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा नगरी या दोस्तों चंपा। अंग जो है दोस्तों वो मगध के पास स्थित था। यहाँ कहते हैं कि प्रसिद्ध लोहे की खान थी, जिसके लिए मगध के शासकों ने लंबे समय तक अंग के साथ संघर्ष हुआ और बाद में अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो मगध महाजनपद का हिस्सा बन जाता है बाद में जाकर अंग। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों अंग जो महाजनपद है उसका अंतिम शासक माना जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु को जो दोस्तों अंग है इस पर पहले अधिकार हुआ था दोस्तों बिंबिसार का, और बाद में इसे जीत लेते हैं दोस्तों अजातशत्रु। तो ये यहाँ अंग का क्या था, अंतिम शासक था। अगला है दोस्तों, अंग महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद था। तो अंग के बिल्कुल पास पड़ता था दोस्तों मगध, गंगा के दक्षिण में वर्तमान बिहार मुंगेर का क्षेत्र, ये अंग का पड़ोसी क्षेत्र था। मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो मिलती है दोस्तों गिरिव्रज। गिरिव्रज। उसके बाद में दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो बनाया गया राजगृह को, और उसके बाद राजधानी बनी दोस्तों पाटलिपुत्र। गिरिव्रज को दोस्तों कई जगह कुशाग्रपुर भी कहा गया। कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर भी इसे कहा जाता है। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या किस महाजनपद के शासक ने की। तो अंग महाजनपद का जो शासक था ब्रह्मदत्त, इसकी हत्या किसने की थी। तो दोस्तों इसकी हत्या की थी मगध के शासक ने। मगध शासक बिंबिसार ने क्या की थी, ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से मगध महाजनपद अवस्थित था। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो मगध महाजनपद है वो गंगा के दक्षिण में स्थित था। गंगा के दक्षिण में स्थित था। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलकर इस तरह बंगाल में जाती है। इस गंगा के दक्षिण में ये जो बिहार का वाला क्षेत्र है, बिहार से गुजरती है, इसका ये दक्षिणी भाग जो है ये कहलाता था दोस्तों मगध कहलाता था। तो गंगा के दक्षिण में भौगोलिक रूप से स्थित था मगध महाजनपद। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद में गणतंत्रों की संख्या थी। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो मल्ल है और दोस्तों वज्जी है, मल्ल और वज्जी दोनों ही क्या थे दोस्तों, गणतंत्र थे। दोनों ही गणतंत्र थे। इनका संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से रहा है। यहाँ कितने गणतंत्रों को मिलाकर वज्जी महाजनपद का स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत टोटल गणों की संख्या थी 8। टोटल गणों की संख्या थी 8। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न कि वज्जी महाजनपद में कितने गणों से मिलकर था। तो 8 गणों से मिलकर इसका निर्माण हुआ था, और जिनमें सबसे शक्तिशाली था दोस्तों वो थे वैशाली के लिच्छवी। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन थे दोस्तों, वैशाली के लिच्छवी जो हैं वो इस गण में सबसे शक्तिशाली थे, और लिच्छवी इस वज्जी संघ के मुखिया थे दोस्तों। वज्जी संघ के मुखिया थे। महात्मा जो बुद्ध है उनके जो नाना थे वो यहीं के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, और दोस्तों एक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी।
तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध का निर्वाण अर्थात मृत्यु, महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु, तो मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों कुशीनारा में, कुशीनारा में। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दोस्तों पावा में, पावा में। ये दोनों ही दोस्तों जो हैं वो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। मल्ल महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी कुशीनारा और दक्षिणी थी दोस्तों पावा। अर्थात महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु किस महाजनपद में हुई? मल्ल महाजनपद में हुई थी। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मल्ल की राजधानी कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु, और स्वामी की मृत्यु पूछे तो पावा में। और एक बात आपको और बता दूं इस प्रश्न के संबंध में कि जो महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति है, शयन लेटे हुए शयन मुद्रा में मूर्ति है, वो कहाँ पर है? कुशीनारा, या जिसे हम कहते हैं वर्तमान में कुशीनगर, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। और वत्स का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है वो हुआ है उदाइन। वत्स का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? उदाइन इसका प्रसिद्ध शासक हुआ है। अगला प्रश्न है, नाटककार भास की नाट्य स्वप्न भासवदता का मुख्य पात्र उदयन इस महाजनपद का शासक था। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे थे उदयन या उदयन, वो कहाँ का शासक है? वो वत्स का शासक था। उदयन जो है वो वत्स का शासक था। और दोस्तों इसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था। कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था। और ये कहाँ का शासक था? वत्स का शासक था। तो ये जो भास की रचना है स्वप्न भासवदता, ये इन्हीं दोनों के प्रेम संबंधों पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों जो चेदी महाजनपद है उसकी राजधानी है शुक्तिमती, या इसे कह देते हैं दोस्तों शक्तिमती, या इसे ही कह देते हैं दोस्तों सोथिवती। ये तीनों एक ही नाम है। ये तीनों ही क्या हैं? चेदी महाजनपद की राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार वत्स महाजनपद स्थापित किया गया था। तो दोस्तों महाभारत में बात करें तो वत्स को कहते हैं चेदियों ने स्थापित किया था। वत्स महाजनपद की स्थापना महाभारत के अनुसार चेदियों ने की थी। अगला प्रश्न, चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक थे। तो दोस्तों चेदी महाजनपद के जो प्रतापी शासक हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों शिशुपाल। कौन हुए हैं? शिशुपाल। अगला प्रश्न है, दिव्यावदान व जातक के अनुसार पांचाल महाजन के 2 विभाग थे। तो दोस्तों हमने इसकी बात पीछे की है कि जो पांचाल है उसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी व दक्षिणी। उत्तरी की हमने बात की थी, उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी जो राजधानी है वो है दोस्तों इसकी थी कामपिल्य। दक्षिणी राजधानी थी कामपिल्य। तो उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभक्त थे। अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद का साहित्यिक स्रोत है। तो मत्स्य महाजनपद का जो साहित्यिक स्रोत है वो है दोस्तों महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत के दौरान यहाँ मत्स्य महाजनपद के शासक विराट राजा का उल्लेख मिलता है। विराट का पुत्र था दोस्तों उत्तर और पुत्री थी उत्तरा।
इस उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन के बेटे दोस्तों अभिमन्यु से किया गया था, अभिमन्यु से किया गया था। और इस उत्तरा को जो है दोस्तों वो डांस सिखाने का काम करता था अर्जुन। इस समय अर्जुन जो है वो एक श्राप के कारण किन्नर बन जाता है दोस्तों। तो उसको जो है इसे उत्तरा को डांस सिखाने के लिए लगा देते हैं, जबकि ये अज्ञातवास का जो 1 वर्ष का समय था वो पांडवों ने मत्स्य महाजनपद में ही बिताया था। तो इसका सही उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी। तो दोस्तों जो अवंती महाजनपद है उसकी 2 राजधानियां हैं। जो इसकी उत्तरी राजधानी है वो है दोस्तों उज्जैनी, जिसे हम आजकल कहते हैं दोस्तों उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है। और राजस्थान के एक वीर व्यक्ति हुए हैं वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास जो राठौड़ हैं दोस्तों, उनकी मृत्यु भी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर हुई। और उज्जैन में दोस्तों आपको पता होगा प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर। उज्जैन की जो दोस्तों दक्षिणी राजधानी है वो थी दोस्तों महिष्मति, महिष्मति दक्षिणी राजधानी है महिष्मति। तो अवंती महाजनपद की उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। और दक्षिणी की राजधानी आपको बता दिया दोस्तों महिष्मति। 2 राजधानियां थी इसकी। नेक्स्ट, और प्रसिद्ध शासक की बात करें तो दोस्तों अवंती का प्रसिद्ध राजा था चंडप्रद्योत, चंडप्रद्योत। अगला प्रश्न है, अवंती पर मगध के इस सम्राट ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों जो अवंती है उस अवंती के ऊपर मगध का राजा था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने उस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और अवंती को पराजित कर दिया। अगला प्रश्न है, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको समझें कि आपको भौगोलिक रूप से भी महाजनपदों की स्थिति के बारे में पता हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों समझे, ये महाजनपद है यहाँ पर दोस्तों कंबोज। ये यहाँ पर महाजनपद है कंबोज। वर्तमान जो क्षेत्र है वो हजारा पाकिस्तान वाला जो एरिया है। इसकी राजधानी थी दोस्तों राजपुर या हाटक। राजपुर या इसी को बोलते हैं दोस्तों हाटक। और इसके दक्षिण में ये है दोस्तों यहाँ पर गांधार। ये है गांधार। कंबोज तो आप जानते हैं सभी दोस्तों घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और जो गांधार है दोस्तों इसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला आपको पता है शिक्षा के लिए फेमस था। तो गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी थी गांधार की तक्षशिला। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं कौटिल्य, चाणक्य और एक जो मगध के शासक बिंबिसार के राजवेद्य थे जीवक, इन तीनों ने शिक्षा जो है वो तक्षशिला में ग्रहण की है। भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम जो है वो तक्षशिला पड़ा है। इसके बाद देखो दोस्तों दक्षिण में हमने बात की थी महाजनपद था दक्षिण के अंदर, उसका नाम है अश्मक। दक्षिण के अंदर कौन सा था? अश्मक था एकमात्र। उसके बाद देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है दोस्तों अवंती। मध्य प्रदेश में है अवंती। इधर देखेंगे दोस्तों मुझे राजस्थान के जो थार क्षेत्र है उस थार क्षेत्र के अंदर है दोस्तों यहाँ मत्स्य। थार क्षेत्र में था मत्स्य। मत्स्य के पूर्व में है दोस्तों यहाँ पर ये है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन के उत्तर में दोस्तों हरियाणा वाले क्षेत्र में यहाँ पर था कुरु। यहाँ पर था दोस्तों कुरु महाजनपद। अभी दोस्तों देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इनको छोड़कर बाकी जो 9 हैं वो सारे के सारे गंगा नदी के किनारे हैं। जबकि कुरु वाला क्षेत्र और सूरसेन वाला ये यमुना के पास है। तो अगर पूरा पूछे दोस्तों कि गंगा घाटी में स्थित कितने, तो दोस्तों गंगा घाटी में कुल 10 महाजनपद स्थित थे। गंगा घाटी में कुल कितने थे?
10 महाजनपद स्थित थे। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद के शासक कहलाते थे। तो मगध महाजनपद के जो शासक थे उन्हें हम दोस्तों कहते थे सम्राट। क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। अगला प्रश्न है, कर एकत्रित करने वाले एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी कहे जाते थे। तो दोस्तों कर वगैरह इकट्ठा करने का काम और खजाने की देखभाल का काम किसका था? तो कर संग्रह का काम था दोस्तों भागदूत का। भागदूत क्या करता था? कर संग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कर संग्रह का कार्य था भागदूत। और दोस्तों जो कोष का अध्यक्ष होता था, कोष ना, तो संग्रहिता, ये दोस्तों कोषाध्यक्ष था। ये कोषाध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, पाली साहित्य में वर्णित गणतंत्रों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कई बार ये प्रश्न आए तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों महाजनपद काल में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। जबकि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि महाजनपदों के दौरान गणतंत्रों की संख्या कितनी है, गणतंत्र, तो दोस्तों गणतंत्रों की संख्या है 10। कितनी है? 10 है। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो गणतंत्रों की संख्या है 10। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताऊं दोस्तों कि सुम सुमारगिरी, सुम सुमारगिरी, सुम सुमारगिरी में जाति थी भग, भग जाति राज करती थी, ये गणतंत्र था। पावा और दोस्तों कुशीनारा, इनमें थी दोस्तों मल्ल जाति। हमने बात की थी पहले मल्ल और वज्जी, वो भी क्या हैं दोस्तों? गणतंत्र थे। इसके अलावा केशपुत, केशपुत में दोस्तों कलाम जाति का राज था। कलाम जो बुद्ध के प्रथम गुरु हैं अलार कलाम, वो यहीं के थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अलकंप, अलकंप, अलकंप में बुल्ली जाति का राज था। अलकंप में बुल्ली जाति का राज था। अलकंप में बुल्ली जाति का राज था। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु कहाँ है दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल। कपिल वस्तु के अंदर थे दोस्तों शाक्य, कपिल वस्तु में थे शाक्य। पीपली वन, पीपली वन, पीपली वन में दोस्तों मौर्य जाति का राज था, जिसका संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य से माना जाता है। पीपली वन में मौर्य जाति का था। रामग्राम, रामग्राम में दोस्तों कोलीय जाति का राज था। कोलीय, तो महावीर स्वामी की जो पत्नी हैं उनकी माता है वो कोलीय राजकुमारियां थी। रामग्राम में कोलीय जाति का राज था। मिथिला जो है दोस्तों, मिथिला में विदेह जाति का राज था। विदेह जाति का राज था। तो इस प्रकार कितने गणतंत्रों की संख्या थी? तो गणतंत्र कुल कितने थे? 10 गणतंत्र थे। कुल गणतंत्र कितने थे दोस्तों? तो कुल गणतंत्रों की संख्या थी 10। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों को उनकी राजधानी से सुमेलित कीजिए। निम्न जनपदों को उनकी राजधानी से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों जो एक तरफ महाजनपद हैं और दूसरी तरफ हैं उनकी राजधानियाँ, तो हम बात करते हैं जो मगध है दोस्तों, मगध की राजधानी कौन सी है? तो मगध की राजधानी है गिरिव्रज, या दोस्तों इसी को ही कह देते हैं राजगृह, और बाद में नाम पड़ा पाटलिपुत्र। ये क्रमशः राजधानियां हैं। कई जगह नाम कुशाग्रपुर भी मिलता है। दूसरा है दोस्तों कंबोज। कंबोज की राजधानी थी दोस्तों हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कुरु जो है दोस्तों, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान हरियाणा का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र वाला इंद्रप्रस्थ। यहाँ का प्रसिद्ध नगर था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर प्रसिद्ध नगर है यहाँ का। अंग की राजधानी थी दोस्तों चंपा या चंपा नगरी। तो इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कपिल वस्तु की राजधानी थी। तो दोस्तों कपिल वस्तु जो है उस किसकी राजधानी थी? तो अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में कि शाक्यों की राजधानी थी कपिल वस्तु।
और इसी शाक्य गण के थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध किस गण के थे? शाक्य गण थे, और शाक्य गण के प्रधान थे इनके जो पिता थे। और महात्मा बुद्ध है, इनको लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो ये शाक्य गण के थे, और शाक्य जो हैं वो निवास करते थे कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु वन ग्राम है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शाक्यों की इस नगरी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो शाक्यों की कौन सी नगरी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? तो दोस्तों यहाँ कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों दिए हुए हैं, तो कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा दोस्तों लुम्बिनी। कपिल वस्तु तो है दोस्तों वन, जबकि क्षेत्र कौन सा है? लुम्बिनी क्षेत्र। इस लुम्बिनी क्षेत्र में सम्राट अशोक मौर्य ने रोमन देई स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। रोमन देई स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अशोक ने कर व्यवस्था को 1/6 से घटाकर कर दिया था दोस्तों 1/8, यानी सम्राट अशोक के आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित है ये अभिलेख। तो ये लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ है दोस्तों? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और बुद्ध इनको इसलिए कहा जाता है कि जिसने सत्य को जान लिया हो वो क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की 2 शाखाएं थी? तो दोस्तों इसका भी मैंने जिक्र पिछले प्रश्न में कर दिया। कुशीनारा और जो पावा है दोस्तों, वो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। मैंने बताया आपको कि मल्ल की उत्तरी राजधानी है कुशीनारा, जिसे हम दोस्तों वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, और दक्षिणी राजधानी थी पावा। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। जबकि पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए मल्ल जो महाजनपद है उसका संबंध दोनों ही 6ठी शताब्दी के धुरंधरों से है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम किस गणराज्य के रहने वाले थे? तो दोस्तों हमने बात की थी कि जो कलाम हैं, कलाम निवास करते थे केशपुत में। कलाम निवास करते थे केशपुत में, जो कि 10 गणतंत्रों के अंतर्गत आता था। 10 गणतंत्रों के अंतर्गत आता था, जिसमें मैंने आपको नाम गिनाए थे कुछ, रामग्राम के कोलिय, सुमसुमारगिरी के भग, अलकंप के बुल्ली, केशपुत के कलाम। तो दोस्तों ये जो केशपुत हैं यहाँ के रहने वाले थे कलाम। तो अलार कलाम प्रारंभिक गुरु थे, बाद में इन्होंने उद्रक को अपना गुरु बनाया था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों मगध का जो उदय है वो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। थोड़ा प्रिंट का ध्यान रखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जबकि 6ठी शताब्दी में तो कौन थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात करें तो हर्ष साम्राज्य, उसमें वर्धन वंश आता है उत्तरी भारत में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था, और इसी महाजनपद उदय के दौरान मगध जो साम्राज्य उसका उत्थान हुआ, जिसमें 3 वंशों ने प्रमुखतः राज किया। पहला जो वंश है वो है हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार अजातशत्रु प्रसिद्ध राजा हुए। दूसरा वंश है दोस्तों शिशुनाग इसका प्रसिद्ध राजा था। और तीसरा जो वंश है वो है दोस्तों नंद वंश। तीसरा वंश है नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्म नंद। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था। तो दोस्तों जो मगध के अंदर सबसे प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक था बृहदत्त। जबकि बाद में मैंने आपको बताया कि जब मगध का उत्थान हुआ तो उसमें 3 महाजनपद और बने,
और तीन राजवंश और बने, जिसमें हमने बात की थी हर्यक, शिशुनाग और नंद थे। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज की स्थापना की थी। तो दोस्तों मगध की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी गिरिव्रज, इसकी स्थापना की थी वसु ने। इसकी स्थापना की थी वसु ने। अगला प्रश्न है, बृहदत्त वंश के किस शासक ने कृष्ण के निर्देशानुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु का वरण किया? तो दोस्तों अगर आपने महाभारत को देखा है, अभी लॉकडाउन में सरकार ने इसको चलाया था, अगर आपने इसको गौर से देखा है तो उसमें दोस्तों जरासंध, तो दोस्तों जरासंध को मारने की कसम खाते हैं। अर्जुन जो है वो जरासंध को मारने की कसम खाते हैं। तो दोस्तों आपने उसमें देखा होगा कि बाद में भीम ने जो है अपनी गदा से, कहते हैं भी, उसे नरकलोक पहुंचाया था। अगला जो प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश की स्थापना की है दोस्तों महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इन्हें एक राट भी कहा जाता है, एक राट भी कहा जाता है। और इन्हें बौद्धों के संहारक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्षेत्र से जो बौद्ध हैं वो अन्य देशों में किस वजह से फैले कि महापद्म नंद जो है बौद्धों के शत्रु के रूप में जाना जाता है। इस वजह से भारत से जो बौद्ध हैं वो तिब्बत, नेपाल आदि देशों में चले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों जो बिंबिसार है, बिंबिसार को इतिहास में कहा जाता है दोस्तों श्रेणिक। क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। बिंबिसार को इतिहास में कहा जाता है श्रेणिक। बिंबिसार ने स्थापना की थी हर्यक वंश की। किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की, जिसमें आगे चलकर उसका बेटा होता है शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और बिंबिसार की हत्या के बाद में अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु का बेटा होता है दोस्तों उदायन, और उदायन हत्या कर देता है अजातशत्रु की। इसीलिए इस वंश में सभी अपने पिता की हत्या करके शासक बने। इसीलिए इसे इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और दोस्तों अजातशत्रु है, इसे इतिहास में कहते हैं कुणिक। इसे कहते हैं कुणिक। और जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, प्रथम बौद्ध संगीति, उस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु ने करवाया था राजगृह में। अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु हुई थी, इस वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों के नाम उनके पिता के नाम को सम्मिलित कीजिए। उनके पिता के जो नाम हैं उनसे शासकों के नाम बताने हैं दोस्तों। तो अभी हमने बात की थी उदायन किसका पुत्र था? उदायन पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा है दोस्तों? आप देखो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की थी। उसके बाद में दोस्तों पार्श्वनाथ दोस्तों काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और ये जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जो है उनका संबंध हो गया अश्वसेन से। उसके बाद में दोस्तों बृहदत्त जो हैं वो मगध शासक वसु के पुत्र थे, जिन्होंने राजगृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था शिशुनाग। और इस शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदास की हत्या करके और शिशुनाग वंश की नींव को रखा था। जो हर्यक शब्द है दोस्तों, हर्यक, यह हरि प्लस अक से बना है। हरि प्लस अक, जिसका अर्थ होता है सर्प। यानी इसका जो राजकीय निशान था वो क्या था? सांप था, सर्प था, नाग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग
के बाद मगध का शासक था? तो दोस्तों शिशुनाग के बाद में मगध का राजा होता है कालाशोक। कालाशोक के समय सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वैशाली बिहार में। कहाँ पर? वैशाली बिहार में सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक करवाता है दोस्तों पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है दोस्तों कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति अजातशत्रु राजगृह में। सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक करवाता है वैशाली में। थर्ड बौद्ध संगीति अशोक द्वारा आयोजित करवाई गई पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है दोस्तों नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन है? तो लास्ट है नंदीवर्धन। और इसके बाद में स्थापना होती है नंद वंश की। नंद वंश के शासक नंदीवर्धन कह लो चाहे नंदिन कह लो, चाहे कह लो नंदिन। इसकी हत्या कौन कर देता है? महापद्म नंद। और महापद्म नंद इसकी हत्या करके बन जाता है शासक और स्थापना करता है नंद वंश की। अगला प्रश्न है नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी थी? तो दोस्तों नंद वंश के दौरान मगध की जो राजधानी है वो थी पाटलिपुत्र। क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है दोस्तों ये मान लो पाटलिपुत्र है, यह 3 नदियों के संगम पर है। गंगा, सोन नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से आती है, और तीसरी है दोस्तों गंडक जिसे पहले सदा नीरा कहा जाता था। गंगा, सोन और गंडक के संगम पर जो स्थित है नगर वो है पाटलिपुत्र। और वर्तमान का जो पटना है बिहार, ये क्षेत्र ये इन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। और इसकी स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस ईरानी शासक ने किया था? तो दोस्तों भारत पर पहला जो ऑल ओवर विदेशी आक्रमण है वो किया था साइरस ने। वो किया था साइरस ने, जबकि यह सफल नहीं हुआ। भारत पर पहला सफल ईरानी आक्रमण किया था डेरियस ने। और डेरियस को हम भारतीय इतिहास में कहते हैं दोस्तों दारा प्रथम। ये पहला सफल आक्रमणकारी था। इसने दोस्तों जो सिंध का क्षेत्र है, इस सिंध क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। हालांकि ये भारतीय सीमा जो वर्तमान भारतीय सीमा उसमें इसने प्रवेश नहीं किया, परंतु इसने सिंध क्षेत्र को जीत लिया था, जहाँ से इसके 3 अभिलेख मिले हैं। एक तो मिला है दोस्तों बेहिस्तून का अभिलेख, बेहिस्तून। दूसरा मिला है दोस्तों पर्सीपोलिस का अभिलेख, पर्सीपोलिस का अभिलेख। और तीसरा मिला है दोस्तों नस्क ए रुस्तम। ये 3 जो अभिलेख हैं, दोबारा बताता हूँ, बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सीपोलिस का अभिलेख और नस्क ए रुस्तम का अभिलेख। इन 3 अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि दारा ने सिंध क्षेत्र को जीत लिया था। और बाद में दोस्तों इन्हीं अभिलेखों को देखकर अभिलेख लिखवाने की परंपरा को शुरू किया था अशोक मौर्य ने। और भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक अभिलेखों की जो रचना है, अभिलेखों का जो जनक है वो कौन है? अशोक है। तो अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा को जन्म दिया। यह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है ईरान आक्रमण के दौरान भारत को ईरानी आक्रमण से मुक्त करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों जिस समय ईरानियों ने भारत पर आक्रमण का जो है स्वप्न देखा, उस दौरान दोस्तों जो मैसिडोनिया क्षेत्र है, इस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने आए यूनानी। और यूनानियों में पहला आक्रमणकारी था सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर को ही हम भारतीय इतिहास में सिकंदर कहते हैं। इस सिकंदर ने अरब, ईरान जो क्षेत्र है, तुर्की जो है, फारस जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इस सभी को क्षेत्र को जीतते हुए इसने भारत में तक्षशिला वाला एरिया, इधर पोरस का जो झेलम का साम्राज्य था उसको जीतते हुए, और ये पहुंच गया था दोस्तों व्यास नदी तक। कहाँ पहुंच गया था? इस व्यास नदी तक पहुंच गया था। व्यास तक के क्षेत्र को सिकंदर ने जीत लिया, और जो झेलम के किनारे इससे साहसपूर्वक लड़ाई करने वाला राजा था पोरस या पुरु। झेलम के तट पर इनके मध्य युद्ध होता है, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध। परंतु व्यास नदी को सिकंदर पार नहीं कर पाया। इसका सेनापति था कोइनास, उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इस प्रकार वह व्यास से आगे के क्षेत्र को उसने नहीं जीता। तो कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि ईरान आक्रमण में पहला जो उनके आक्रमणों को हमारे यहाँ समाप्त करने वाला कौन था? तो हमारे यहाँ उनके आक्रमण को समाप्त करने वाला था सिकंदर। और ईरानियों के बाद हमारे यहाँ आक्रमण कौन से शुरू हुए? यूनानी आक्रमण शुरू हुए, जिनमें भारत में प्रसिद्ध यूनानी राजा हुआ है मिनांडर। प्रसिद्ध यूनानी राजा कौन सा हुआ है? मिनांडर, जिसके कई सिक्के भारत से जो हैं प्राप्त हुए हैं। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप की, तथा इनकी ये जो वार्तालाप है जिस ग्रंथ में वर्णित है उसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद कहा गया है दोस्तों मिनांडर को, और मिलिंद के प्रश्न, इसका अर्थ है मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न पूछे जिसका उसने संतोषजनक उत्तर दिया। मिनांडर इतना प्रभावित हुआ कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ईरान के आक्रमण के बाद में भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं वो कौन हुए? सिकंदर के। इसीलिए ईरानियों ने भारत पर आक्रमण करना बंद कर दिया था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इस यूनानी शासक ने व्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इस व्यास नदी को मैंने बताया सिकंदर ने पार करने से इसके सेनापति ने मना कर दिया। सिकंदर का यहाँ हृदय टूट गया। सिकंदर कुछ दिन अपने बंकर में रहा। बाद में सिकंदर बीमार पड़ गया। रास्ते में जाते समय उसकी बेबीलोन में हो जाती है मृत्यु। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो 12 वेदिका स्तंभों का व्यास के किनारे निर्माण कराने वाला शासक कौन था? सिकंदर महान था। सिकंदर महान, बहुत ही कम उम्र में इसने लगभग दुनिया को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न महाजनपदों को उनके विशिष्ट विवरण से सुमेलित कीजिए कि कौन सा महाजनपद है अपनी कौन सी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए जो पांचाल है उसका मैंने आपको पीछे जिक्र किया था कि पांचाल जो है वो द्रौपदी की जन्मभूमि है, इसीलिए द्रौपदी को इतिहास में पांचाली कहा जाता है। दूसरा दोस्तों जो मगध है, मगध दोस्तों बुद्ध की गतिविधियों का क्या है? केंद्र। मगध क्षेत्र में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपने धर्म का प्रचार। अंग जो है दोस्तों वो था श्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र। अंग जो है वो श्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र था। और जो कुरु है दोस्तों वो 300 संघों वाला महाजन पद था। छोटे छोटे इसमें 300 संघ थे। तो दोस्तों अभी मैं इसकी राजधानियां बता देता हूँ आपको। अंग की राजधानी है चंपा। पांचाल की आपको 2 राजधानियां बताई थी, अहिछत्र और कांपिल्य। मगध की राजधानी आपको बताया था मैंने राजगृह, गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। कुरु की राजधानी बताई थी आपको मैंने इंद्रप्रस्थ। और जो हस्तिनापुर आप सुनते हो वो इसका कुरु महाजनपद का प्रसिद्ध नगर है। अगला प्रश्न है, गांधार प्रदेश की राजधानी थी। तो दोस्तों जो गांधार प्रदेश है ये वर्तमान क्षेत्र है अफगानिस्तान का। वर्तमान क्षेत्र है अफगानिस्तान का। अपने इतिहास में कंधार कांड भी सुना होगा, वही जो कंधार है वो आज का गंधार है। तो ये जो गंधार प्रदेश है इसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। राजधानी थी
तक्षशिला, और यह शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां लगभग 1500 अध्यापक और 10,500 शिक्षक या शिक्षार्थी थे, यानी विद्यार्थी थे। तो ये जो तक्षशिला है दोस्तों, ये उस समय शिक्षा का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, बर्मा आदि देशों से विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ने आते थे। आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे, और उनकी द्वार पर परीक्षा लेने वाला व्यक्ति होता था द्वार पंडित, और उनकी परीक्षा के बाद में ही दोस्तों उनको अंदर प्रवेश दिया जाता था। और भारत प्रसिद्ध व्यक्ति कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य तथा राजवैद्य जीवक, ये सब दोस्तों तक्षशिला के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ये गांधार की क्या थी, राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्व करता कौन था। तो दोस्तों जो यूनानी आक्रमणकारी थे, जितने भी यूनानी आक्रमणकारी भारत आए हैं, उनमें सबसे पहले आने वाला कौन था, सिकंदर। तो यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्व करता था सिकंदर महान। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई। तो दोस्तों मैं आपको पीछे भी इसका उत्तर बता चुका हूँ। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, जहाँ के वर्तमान में झूलते बगीचे जो हैं वो विश्व के आश्चर्यों में गिने जाते हैं। झूलते बगीचे विश्व आश्चर्य में शामिल हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच में नदी थी झेलम। झेलम और दोस्तों चिनाब, इन दोनों नदियों के जो बीच का एरिया है ये था पोरस का राज्य। पोरस का राज्य जिसे पुरु भी कहा जाता है। तो इस झेलम के तट पर क्या है, इन दोनों सेनाओं के पड़ाव थे। इसीलिए इतिहास में सिकंदर और पोरस के सेना में जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है झेलम का युद्ध। इसे ही कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध। जो यूनानी हैं वो इस झेलम नदी को कहते हैं हाइडे स्पीज, इसीलिए दोनों के मध्य झेलम या हाइडे स्पीज का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया और पोरस को पकड़ लिया। पूछा तेरे साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो सिकंदर इस बात से प्रसन्न हुआ और पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया तथा भारत भूमि को जीतने के लिए आगे बढ़ा। इस समय भारत की जो मुख्य भूमि है, इस भारत की मुख्य भूमि में जो राज था मगध में, वो था नंद वंश का। और नंद वंश का उस समय शासक था दोस्तों गणानंद। शासक उसमें कौन था, गणानंद था। और कहते हैं कि नंदों के बारे में जो यूनानी सेना है जब उसने सुना तो वो डर गई, और कहते हैं कोइनास ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर यहाँ से वापस लौट जाता है, व्यास नदी को पार नहीं करता। तो दोस्तों ये थी हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला। और दोस्तों आप जो हैं हमें यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करें, और दोस्तों इसे शेयर भी करते रहें। हम इस तरह आपकी जो प्रश्नोत्तरी है, इसकी प्रश्नोत्तरी की लगातार इसको जारी रखेंगे, आपके लिए नए नए इस प्रकार की प्रश्नोत्तरियों को लाते रहेंगे। और दोस्तों इसकी जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, AK क्लासेज HMH पे जाके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, शुभ रात्रि।